दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूं। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूं उपन्यास मैला आंचल। मैला आंचल जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास मैला आंचल के भाग 3 तक का वाचन कर चुका हूं, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 4 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। सतगुरु हो, सतगुरु हो। महंत साहेब सदा ब्रह्म बेला में उठते हैं। हो रामदास, आसन त्यागो जी, लक्ष्मी को जगाओ। सतगुरु हो। ये कभी जो बिना जगाए जागे। रामदास, हो जी रामदास। रामदास आंखें मलते हुए उठता है। बाहर निकलकर आसमान में भुरकुआ को देखता है। मित्रों, भुरकुआ मतलब होता है भोर का तारा। फिर रामडंडी को खोजता है। रामडंडी मतलब 3 तारा। आसमान में दिखाई देते हैं 3 तारा, उसी को रामडंडी लिखा गया है। अभी तो बहुत रात बाकी है। महंत साहब आज बहुत पहले ही जग गए हैं। मां का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है। सरकार, रात तो अभी बहुत बाकी है। रात बहुत बाकी है तो क्या हुआ, एक दिन जरा सवेरे ही सही। सो मत, धूनी में लकड़ी डाल दो, कोठारिन को जगा दो। सदगुरु साहब ने सपना दिया है। लक्ष्मी उठी, उठकर महंत साहब के आसन के पास आई। हाथ जोड़कर साहेब बंदगी किया और आंखें मलते हुए कुएं की ओर चली गई। लक्ष्मी के रग रग में अब साधु स्वभाव, आचार विचार और नियम धर्म रम गया है। साहेब की दया है। और यह रामदास, गुरु जाने इसकी मति कब बदलेगी। बचपन से ही साधु की संगति में रहकर भी जो नहीं सुधरा, वह अब कब सुधरेगा। भक्ति भाव न जाने, भोदू पेट भरे से काम। बस 2 ही गुण हैं, सेवा अच्छी तरह करता है और खजड़ी बजाने में बेजोड़ है। अरे हो रामदास, फिर सो गए क्या? गंगा जली में जल भर दो। जागहूं सतगुरु साहेब, सेवक तुम्हारे दरस को आया जी। जागहूं सतगुरु साहेब, डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक डिम। भोर भयो भव भरम भयानक, भानु देख कर भागा जी। ज्ञान नैन साहेब के खुल गयो, थर थर कापत माया जी। जागहूं सतगुरु साहेब, जागहूं सतगुरु साहेब। मां के ठिठुरते हुए भोर को मठ से प्रातकी की निर्गुण वाणी निकलकर शून्य में मड़रा रही है। मित्रों, प्रातकी मतलब प्रभाती। बूढ़े महंत साहब पहला पद कहते हैं। दंतहीन मुख से प्रातकी के शब्द स्पष्ट नहीं निकलते। गले की थरथराहट सुर में बाधा डालती है। बेसुरा राग निकलता है। दमे से जर्जर शरीर में दम कहां, लेकिन लक्ष्मी सब संभाल लेती है। 5 साल पहले प्रातकी गाने के समय उसकी आंखों की पलकें नींद से लदी रहती थीं। महंत साहब जब गीत की दूसरी पंक्ति भोर भयो भव भरम गाते थे तो वह बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती थी। भोर भयो भव भरम, लेकिन अब नहीं। उसकी बोली मीठी है, उसका सुर मीठा है। वह तन्मय होकर गाती है। उसकी सुरीली तान के साथ महंत साहब के बेसुरे और मोटे राग का मेल नहीं खाता। फिर भी संगीत की निर्मल धारा में कहीं विरोध उत्पन्न नहीं होता। महंत साहब का मोटा राग लक्ष्मी के कोमल लय को सहारा देता है। सहनाई के साथ सुर देने वाली सहनाई की तरह। भों ओ ओ ओ ओ। रामदास की खजड़ी की गमक निशब्द वातावरण में तरंगे पैदा करती है। खजड़ी में लगी हुई छोटी छोटी झुनकियों की हल्की झुनुक मानो किसी का पालतू हिरन नाच रहा हो, दौड़ रहा हो। डिम डिमिक रुन झुनुक झुनुक।
प्रातकी के बाद बीजक सबद, रामुरा झिंझी जंतर बाजे, करचण बिहूना नाचे, रामुरा झिंझी। और तब सत्संग, रोज इसी बेला में सत्संग होता है। प्रातकी सुनते ही मठ के दूसरे साधु सन्यासी, अतिथि अभ्यागत तथा अधिकारी भंडारी वगैरह जाग जाते हैं। प्रातकी और बीजक में कोई सम्मिलित हो या नहीं, सत्संग में भाग लेना अनिवार्य है। मठ का भंडारी इस समय रोज की हाजिरी लेता है। इस समय जो अनुपस्थित रहे उसकी चिंपी बंद हो जाती है। चिंपी अर्थात राशन। सत्संग में महंत साहब साधुओं और शिष्यों को उपदेश देते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अज्ञान अंधकार को अपनी वाणी से दूर करते हैं। सतगुरु सेवा सत्य करी, माने सत्य विचार, सेवक चेला सत्य सो, जो गुरु वचन निहार। फिर 7 चक्र परिचय। प्रथम चक्र आधार कहावे, गुद स्थल के माही। द्वितीय चक्र अधिष्ठान कहिए, लिंग स्थल के माही। तृतीय चक्र मणिपूरण जानो, नाभि स्थल। सत्संग समाप्त होते ही भंडारी उपस्थित मूर्तियों की गिनती लेता है। रानीगंज के 3 गो मूर्ति तो आज 7 दिन से धरना देले हथुन। जायला कहे हिन्हे न कहे, हथिन बलु सरकार से आज्ञा ले ली है। बेला मठ के एक मूर्ति के बुखार लागेन है, दुकान में सबुरदाना न भेटाई है। कोठारी लक्ष्मी दासिन का रोज इसी समय बकबक झकझक बहुत बुरा लगता है। सत्संग से प्राप्त की हुई मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। लेकिन क्या करे, मठ के इस नियम को यदि जरा भी ढीला कर दिया जाए तो साधु वैरागी 1 महीने में ही मठ को उजाड़ देंगे। बाहर के साधुओं के लिए 4 ही दिन रहने का नियम है, मगर रानीगंज के मूर्तियों को खुद सोचना चाहिए। यहां कोई कुबेर का भंडार तो नहीं। लक्ष्मी, महंत साहब कहते हैं आज भर रहने दो। भंडारी जितने मूर्ति आज हैं सबों का बाल भोग और प्रसाद आज लगेगा। बाल भोग मतलब जलपान और प्रसाद का मतलब भात। सभी मूर्ति बैठ जाइए। आज सतगुरु साहब सपनाधीन है। धूनी में फिर सूखी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए गए। सभी मूर्ति फिर धूनी के चारों ओर अर्धवृत्ताकार पंक्ति में बैठ गए। लक्ष्मी की महंत साहब के आसन के पास ही लगती है। सभी महंत साहब की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। आज मध्यरात्रि में सतगुरु साहब सपने में मेरे आसन के पास आए। हम जल्दी से उठ के साहेब बंदगी किया। हमको दया भाव दे के साहेब कहिन, सेवादास, तुम नेत्रहीन हो, लेकिन तुम्हारे अंतर के नयनों का ज्योत बड़ा विलक्षण है। हम भेक बदल करके आए और तू पहचान लिया। तुम्हारे ज्ञान नेत्र में दिव्य ज्योत है। सो तुम्हारे गांव में परमारथ का कार्य हो रहा है और तुमको मालूम नहीं। गांधी तो मेरा ही भगत है। गांधी इस गांव में अस्पताल खोलकर परमारथ का कार्य कर रहा है। तुम सारे गांव को एक भंडारा दे दो। कह के साहब अंतर्ध्यान हो गए। हमारी निद्रा भंग हो गई। सतगुरु के विरह में चित्त चंचल हो गया। विरह अगिन तक कैसे बुझे, गृहबन अंधकार नहीं सूझे। आखिर सतगुरु आज्ञा शब्द विचार कर चित्त को शांत किया। महंत साहब के सपने की बात तुरंत गांव भर में फैल गई। बलदेव, हरगौरी संवाद और यादव सेना के अचानक हमले ने गांव की दलबंदी को नया जीवन प्रदान कर दिया था। जोतकी जी की राय है, यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं। राजपूतों के लिए यह डूब मरने की बात है। फौजदारी में यतलाय, यतलाय माने इत्तिला या सूचना देना। फौजदारी में इतला देकर इन लोगों को मुचिलका करवा दिया जाए। लेकिन सिंह जी थाना फौजदारी से घबराते हैं। बात बात में गाली और डेग डेग पर डाली। कानूनी कचहरी के शरण जाना तो अपनी कमजोरी को जाहिर करना है। समय आने पर बदला ले लिया जाएगा। अकेले यादवों की बात रहती तो कोई बात न थी। इसमें कायस्थ समाया हुआ है। मरा हुआ कायस्थ भी बिसाता है।
फिर वह बदमाशी हरगौरी की ही है। मेरे दरवाजे पर किसी को उठ जाने के लिए कहना, मेरे दरवाजे पर किसी को मारने के लिए उठना, यह तो अच्छी बात नहीं। यादव टोली में अब दोपहर से ही ढोल बजने लगता है, ढाक ढिन्ना ढाक ढिन्ना। शोभन मोची को एक नया गमछा और नई गंजी मिली है। काली थान के बड़ के पास गाय भैंस बथान करके दोपहर से ही कुश्ती खेलने लगते हैं। यादव संतान बालदेव जी ने जिस दिन अनशन किया था, शाम को खिलावन यादव के दरवाजे पर कीर्तन हुआ था। बालदेव जी का सिखाया हुआ सुराजी कीर्तन, धन धन गांधी जी महाराज, ऐसा चरखा चलाने वाले कीर्तन के बाद बालदेव जी ने भैंस का कच्चा दूध पीकर व्रत तोड़ा था। कहते थे अब हिंसा बात करने से फिर अनशन करेंगे। अब की 2 दिनों का सुराजी कीर्तन लहसन का बेटा सुनरा खूब गाता है। बालदेव जी जबकि फिर उपवास करेंगे तो सुनना, अभी और सीख रहा है। सिपहिया टोला में तो अब दिन में ही उल्लू बोलता है। तहसीलदार कह रहे थे राजपूतों की सिट्टी गुम हो गई है, हल्दी बोला दिया है। हल्दी बोला दिया माने चित कर देना। कालीचरण बहादुर है। अस्पताल के सभी घर बनकर तैयार हो गए हैं, सिर्फ मिट्टी साटना बाकी है। बिरसा माझी ने कहा है संथाल टोली की सभी औरतें आकर मिट्टी लगा देंगी आज। अलबत्ता मिट्टी लगाती हैं संथाली ने। पुख्ता मकान भी मात। अगले शनिचर को डॉक्टर बाबू ने बालदेव जी से दस्तखत करा लिया है। वाइस चेयरमैन बाबू अर्थात वाइस चेयरमैन जरूर यादव ही होंगे, किसी दूसरी जाति का ऐसा नाम क्यों होगा। वाइस चेयरमैन बाबू तहसीलदार के यहां जाकर देखो, कुर्सी ब्रीच, बड़े बड़े बक्से में दवा, बाल्टी, कठौत, लोटा, पानी का कल गाड़ा जाएगा जैसे रोतहट के मेला में गड़ता है। शनिचर को ही महंत साहब का भंडारा है, पूड़ी जलेबी का भोज। सारे गांव के औरत मर्द बूढ़े बच्चे और अमीर गरीब को महंत साहब खिलावेंगे। सब नौती हुआ है। यादव टोली का किस्नू कहता है अंधा महंत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। बाबाजी होकर जो रखेलिन रखता है वह बाबाजी नहीं, ऊपर बाबाजी भीतर दगाबाजी। क्या कहते हो? रखेलिन नहीं दासीन है, किसी और को सिखाना। 5 बरस तक मठ में नौकरी किया है, हमसे बढ़कर और कौन जानेगा मठ की बात। और कोई देखे या नहीं देखे, ऊपर परमेश्वर तो हैं। महंत जब लक्ष्मी दासिन को मठ पर लाया था तो वह एकदम अबोध थी, एकदम नादान, एक ही कपड़ा पहनती थी। कहां वह बच्ची और कहां 50 बरस का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। हम तो सो नहीं सकते थे, उठकर भैंसों को खोलकर चराने चले जाते थे। रोज सुबह लक्ष्मी दूध लेने बथान पर आती थी। उसकी आंखें कदम के फूल की तरह फूली रहती थी। रात में रोने का कारण पूछने पर चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखने लगती थी, ठीक गाय की बाछी की तरह जिसकी मां मर गई हो। वैसा ही चंडाल है यह रामदसवा, वह साला भी अंधा होगा, देख लेना। महंत एक बार 4 दिन के लिए पुरैनिया गया था। हमने सोचा कि 4 रात तो लक्ष्मी चैन से सो सकेगी। ले बलैया, बाघ के मुंह से छूटी तो बिलार के मुख में गई। उसके बाद लक्ष्मी ऐसी बीमार पड़ी कि मरते मरते बची। पाप भला छिपे, रामदास को मिर्गी आने लगी और महंत सेवादास सूरदास हो गए, एकदम चौपट। हमारा 3 साल का दरमाहा बाकी रखा है, भंडारा करता है। हम उन लोगों को साधु नहीं समझते हैं। महंत सेवादास इस इलाके के ज्ञानी साधु समझे जाते थे। सभी शास्त्र पुराण के पंडित। मठ पर आकर लोग भूख प्यास भूल जाते थे। बड़ी पवित्र जगह समझी जाती थी। लेकिन जब महंत दासिन को लाया, लोगों की राय बदल गई। बसुमतिया मठ के महंत से इसी दासिन को लेकर कितने लड़ाई झगड़े और मुकदमे हुए। बसुमतिया का महंत कहता था
लक्ष्मी दासिन का बाप हमारा गुरु भाई था, इसलिए बाप के मरने के बाद उस पर मेरा हक है। सेवादास की दलील थी, लक्ष्मी पर हमारा अधिकार है। अंत में लक्ष्मी कानूनन सेवादास की ही हुई। सेवादास के वकील साहब ने समझाकर कहा था, महंत साहब, इस लड़की को पढ़ा लिखा कर इसकी शादी करवा दीजिएगा। महंत साहब ने वकील साहब को विश्वास दिलाया था, वकील साहब, लक्ष्मी हमारी बेटी की तरह रहेगी, लेकिन आदमी की मति को क्या कहा जाए। मठ पर लाते ही किशोरी लक्ष्मी को अपनी दासी बना लिया। लक्ष्मी अब जवान हुई है, लेकिन लक्ष्मी के जवान होने से पहले ही महंत सेवादास की आंखें अपनी ज्योति खो चुकी थी। पता नहीं लक्ष्मी की जवानी को देखकर उसकी क्या हालत होती। अब तो महंत सेवादास को बहुत लोग प्रणाम बंदगी भी नहीं करते। धर्म भ्रष्ट हो गया है, बगुला भगत है, ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी है। पूरी जलेबी और दही चीनी के भंडारे की घोषणा के बाद जनमत बदल रहा है। कैसा भी हो, आखिर साधु है। किसने आज तक इतना बड़ा भोज किया। तहसीलदार ने अपने बाप के श्राद्ध में जाति बिरादरी वालों को भात और गैर जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। सिंह जी ने अपनी सास के श्राद्ध में अपनी जाति के लोगों को पूरी मिठाई और अन्य जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। खिलावन के यहां पिछले साल मां के श्राद्ध में जैसा भोज हुआ सो तो सबों ने देखा ही है। फिर सारे गांव के लोगों को, औरत मर्द बच्चों को आज तक किसने खिलाया है। चीनी मिलती नहीं। भगवान भगत ने कहा है कि बिलेक में एक बोरा चीनी का दाम है 1 नमरी। 1 नमरी माने 100 रुपए का नोट। 4 मन चीनी 2 नमरी। तंत्रिका, गहलोत और पोलिया टोली के अधिकांश लोगों ने पूरी जलेबी कभी चखी भी नहीं। बिरंची एक बार राज की गवाही देने के लिए कचहरी गया तो तहसीलदार ने पूरी जलेबी खिलाई थी। गांव में न जाने कैसे यह हल्ला हो गया कि बिरंची ने तहसीलदार का जूठा खाया है। जनेऊ देने के लिए जाति के पंडित जी आए थे। बिरंची के सिर पर 7 घंटे तक घैला सुपारी रखने की सजा दी गई थी। 5 सुपारी पर घैला भर पानी। जरा भी घैला हिला, एक बूंद भी पानी गिरा कि ऊपर से झाड़ की मार। तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं, जाति बिरादरी का मामला है, इसमें वे कुछ नहीं बोल सकते। आखिर 5 रुपया जुर्माना और जाति के पंडित जी को एक जोड़ा धोती देकर बिरंची ने अपना हुक्का पानी खुलवाया था। पूरी जलेबी का स्वाद याद नहीं। जीवन दास, बालदेव जी आए हैं। बनगी बालदेव बाबू। बनगी नहीं, जय हिंद बोलो। जय हिंद। हाँ जी, इस टोले में कितने लोग हैं, हिसाब करके बताओ तो। औरत मर्द बच्चों का भी जोड़ना। क्या गिनना नहीं जानते? बिरंची कहां है? बालदेव जी घर घर घूमकर मर्दूसुमारी कर रहे हैं। बड़ा झंझट का काम है। सिर्फ पोलिया टोले में 7 कोड़ी 4, एक कोड़ी में 20 संख्या होती है। 4 कोड़ी 7। ततमा टोली में पूरे 5 कोड़ी। दुसाट टोली में 2 कोड़ी। कोयरी टोली में 6 कोड़ी 3। यादव टोली का हिसाब कालीचरण कर रहा है। भगवान जाने सिपहिया टोली के लोग इसमें भी मीन मेख निकालकर बखेड़ा 9 खड़ा कर दें। क्या ठिकाना है। बाभनों ने तो साफ इनकार कर दिया है। यदि बाभनों के लिए अलग प्रबंध न हुआ तो सरब संगठन में नहीं खाएंगे। बाभन भोजन ही नहीं हुआ तो फिर भोज क्या। महंत जी से कहना होगा। बाभन हैं ही कितने, सब मिलाकर 10 घर। महंत साहब ने सब सुनकर कहा, सतगुरु हो, सतगुरु हो, बाभन लोगों का अलग इंतजाम कर दो। बालदेव बाबू, इसमें हर्जी क्या है? नहीं हो तो उन लोगों का प्रबंध मठ पर ही कर दो। इसी समय लक्ष्मी दासी ने आकर खबर दी, सिपहिया टोला के लोग भी नहीं खाएंगे। हिबरन सिंह का बेटा आकर कह गया है, ग्वाला लोगों के साथ एक साथ नहीं खाएंगे।
हम लोगों के गांव का आटा घी चीनी अलग दे दिया जाए, हम लोग अलग बनवा लेंगे। सतगुरु हो, यह तो अच्छा बखेड़ा खड़ा हुआ। अब यादव लोग कहेंगे कि धानुक लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हिवरन सिंह के बेटे ने तो यह भी कहा कि बालदेव यदि इंतजामकार होगा तो महंत साहब का भंडारा भंडुल होगा। गुरु हो, तो महंत साहेब हमारे रहने से लोग विरोध करते हैं तो हम खुशी खुशी, वाह रे, यह भी कोई बात है। महंत साहेब, मैं कह देती हूं, यदि बालदेव जी को छोड़कर और किसी को प्रबंध करने का भार दिया तो समझ लीजिए कि भंडारा चौपट हुआ। मैं इस गांव के एक एक आदमी को पहचानती हूं। बालदेव ने पहली बार लक्ष्मी की ओर गर्दन उठाकर देखने की हिम्मत की। निगाहें ऊपर उठीं और लक्ष्मी की बड़ी बड़ी आंखों में वह खो गया, आंखों में समा गया। बालदेव शायद। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 4 का वाचन। अब लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के 5वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मठ पर गांव भर के मुखिया लोगों की पंचायत बैठी है। बालदेव जी को आज फिर भाखन देने का मौका मिला है। लेकिन गांव की पंचायत क्या है, पुरैनिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती हैं और असल सवाल बातों के बवंडर में दबा जा रहा है। सिंह जी चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं, उस दिन यदि हम घर में रहते तो खून की नदी बह जाती। कालीचरण चुप रहने वाला नहीं है। वाह रे, दरवाजे पर एक भले आदमी को बेइज्जत करना इंसान आदमी का काम है। तहसीलदार साहब कहते हैं, अस्पताल तो सबों की भलाई के लिए बन रहा है, इससे सिर्फ हमारा ही फायदा नहीं होगा। ओसियर बाबू कह गए थे कि तहसीलदार साहब जरा मदद दीजिएगा, हम अपने मन से तो अगुआ नहीं बने हैं। बूढ़े जोतकी जी भविष्यवाणी करते हैं, कोई माने या न माने, हम कहते हैं कि एक दिन इस गांव में गिद्ध कौआ उड़ेगा। लक्षण अच्छे नहीं हैं, गांव का ग्रह बिगड़ा हुआ है। किसी दिन इस गांव में खून होगा, खून। पुलिस दरोगा गांव की गली गली में घूमेगा और यह अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होगा। जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझना शिव हो, शिव हो। बालदेव भाखन के लिए उठना चाहता था कि लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पंच परमेश्वर, मानो बिजली की बत्ती जल उठी, सन्नाटा छा गया। सफेद मलमल की साड़ी के खूटे को गले में डालकर लक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी थी। पंच परमेश्वर। लक्ष्मी, महंत साहब शून्य में हाथ फैलाकर टटोलते हुए कहते हैं, लक्ष्मी तुम चुप रहो। लक्ष्मी रुकी नहीं, कहती गई, ज्योतिकी जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। यहां छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह झगड़े होते हैं। यहां आपस में मेल मिलाप नहीं, वहां जो कुछ न हो वह थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। सदगुरु साहेब कहीन है, जहां मेल तहां सरग है। मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता है। मानुष जन्म पाकर परमारथ के बदले सुवारथ देखें तो इससे बढ़कर क्या पाप हो सकता है। परमारथ में जो विघ्न डालते हैं वे मानुष नहीं। आप लोग तो शास्त्र पुराण पढ़े हैं, जग भग करने वालों को पुराण में क्या कहा गया है सो तो जानते ही हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि सब कोई भेदभाव त्याग के एक होके परमारथ कार्य में सहयोग दीजिए। आप लोग तो जानते हैं, परमारथ कार्य दें धरो, यह मानुष जन्म अकारथ जाए। बस हाथ जोड़कर पंच परमेश्वर में बिने हैं, झगड़ा त्याग कर मेल बढ़ाइए। सदगुरु साहेब गांव का मंगल करेंगे, आगे आप लोगों की मर्जी। लक्ष्मी बैठ गई, उसका चेहरा तमतमा गया है, गाल लाल हो गए हैं और कपाल पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। पंचायत में सन्नाटा छाया हुआ है, मानो जादू फिर गया हो।
बालदेव जी का भाखन देने का उत्साह कम हो गया है। वह दोहा कबित नहीं जानता, शास्त्र पुराण भी नहीं पढ़ा है। जेहल में चौधरी जी उसे पढ़ाया करते थे। तीसरा भाग में भारी बोझ नमक का लेकर एक गधा दुख पाता था के पास ही वह पढ़ रहा था कि चौधरी जी की बदली हो गई। उसी दिन से उसकी पढ़ाई भी बंद हो गई, लेकिन वह जरूर भाखन देगा। उसने लक्ष्मी को देखा तो मानो नशे में उठकर खड़ा हो गया। प्यारे भाइयों, बोलिए एक बार प्रेम से, गांधी महात्मा की जय। यादव टोली के नौजवानों ने जय जयकार किया। प्यारे भाइयों, कोठारी साहेब जितना बात बोली है सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दोखी हम हैं। हमारे कारण ही गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम तो सबों का सेवक हैं। हम कोई विद्वान नहीं हैं, शास्त्र पुराण नहीं पढ़े हैं, गरीब आदमी हैं, मूर्ख हैं, मगर महात्मा जी के प्रताप से, भारत माता के प्रताप से मन में सेवा भाव जन्म हुआ और हम सेवक का बाना ले लिया। आप लोगों को तो मालूम है, जय मंगल बाबू जो मिनिस्टर हुए हैं अपना दस्तखत भी नहीं जानते हैं। बहुत छोटी जात का है, वह भी गरीब आदमी थे, मूर्ख थे, मगर मन में सेवा भाव था और महात्मा जी उसको मिनिस्टर चुन लिया। महात्मा जी कहीन है। वैष्णव जन तो उसे कहते हैं जो पीर पराई जानता है। मोमेंट में जब गोरा मिलिट्री हमको पकड़ा तो मारते मारते बेहोश कर दिया। पानी मांगते थे तो मुंह में पेशाब कर दिया था। बालदेव जी का भाखन शुरू होते ही पंचायत में फिर खानाफूसी शुरू हो गई थी। राजपूत टोली के लोग और भी जोर जोर से बात करने लगे। बालदेव के भाखन के इस रोमांचक अंश ने जरा असर किया। मुंह में पेशाब करने की बात सुनते ही पंचायत में फिर सन्नाटा छा गया। बालदेव ने झट अपनी कमीज खोल ली। चारों ओर घूमकर पीठ दिखलाते हुए उसने अपना भाखन जारी रखा। आप लोगों को विश्वास न हो तो देख सकते हैं। अरे बाप, चीता बाघ की तरह देह हो गया है, धन्य है। देखिए आप लोग, यादव टोली का एक नौजवान कहता है हम लोग गांधी जी का जय करते हैं, तो आप लोगों के कान में लाल मिर्च की बुकनी पड़ जाती है। देखिए। अरे भाई, यह सब महात्मा जी का प्रताप है, कौन सा सकता है। जब गुड़ गंजन सहे तो मिस्त्री नाम धराए। लेकिन प्यारे भाइयों, हमने भारत माता का नाम, महात्मा जी का नाम लेना बंद नहीं किया। तब मिलिट्री ने हमको नाखून में सुई गड़ाया, इस पर भी हम इस नहीं किया। इस मतलब चू चमड़। आखिर हार कर जेल खाना में डाल दिया। आप लोग तो जानते ही हैं कि सुराजी लोग जेहल को क्या समझते हैं। जेहल नहीं, ससुराल यार। हम ब्याह करने को जाएंगे, मगर जेहल में अंग्रेज सरकार हम लोगों को तरह तरह की तकलीफ देने लगा। भात में कीड़ा मिला देता था, घास पात का तरकारी देता था। बस हम लोगों ने भी अनशन शुरू कर दिया। प्यारे भाइयों, 5 दिन तक एकदम निर्जल अनशन। उसके बाद कलेक्टर, एसपी, जज सब आया, मांग पूरा कर दिया। खाने को दूध हलवा दिया। हम लोग बोले दूध हलवा अपने बाल बच्चों को खिलाओ, हम लोगों को बढ़िया चावल दो। सो प्यारे भाइयों, सेवा व्रत जब हम लिया है तो इसको छोड़ नहीं सकते। अंधी होकर पुलिस चलावे पर डंडों की परवाह नहीं। आप लोग अपने गांव में सेवा नहीं करने दीजिएगा। हम चवनपट्टी चले जाएंगे, वहां आश्रम है। घर घर चरखा करखा चलता है, घर घर में औरत मर्द पढ़ते हैं। महात्मा जी, जमाहिर लाल, राजेंद्र बाबू और दूसरे बड़े बड़े लीडर लोग साल में एक बार जरूर आते हैं। चौधरी जी हमको बार बार खबर भेज देते हैं, बालदेव अपने गांव में चले आओ। हम कहें कि चौधरी जी आप हमारा गुरु हैं, आपका वचन हम नहीं काट सकते, लेकिन अपना गांव तो उन्नति कर गया है। जो गांव उन्नति नहीं किया है हम वही सेवा करेंगे। हम मेरीगंज को चंदन पट्टी की तरह बनाना चाहते हैं। हम अपने से गांव में झाड़ू देंगे,
मैला साफ करेंगे। हम लोगों का सब किया हुआ है। महात्मा जी खुद मैला साफ करते थे। जहां सफाई रहती है वहां आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। साहेब लोगों को देखिए, उनके देश का गांच वृक्ष भी साफ रहता है। कोठी के बगीचे में कलेक्टर के गांच को देखिए, एकदम बगुला की तरह उजला है। लेकिन आप लोग हमको नहीं चाहते हैं तो हम चले जाएंगे। आप लोगों को विश्वास नहीं हो, जो पढ़ना जानते हैं इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? टैप में छापी किया हुआ है। 2 साल पहले की चिट्ठी है। कौन पढ़ेगा? बड़े मौकों से सभी स्कूलिया अंग्रेजिया लोग भी घर में ही हैं। पढ़ो जी कोई। खिलावन ने अपने लड़के सकलदीप से कहा, जाओ पढ़ दो। लेकिन वह बड़ा शर्मिला है। हरगौरी पढ़ो जी। पासवान टोले के रामचंद्र का भतीजा मेवालाल उठकर खड़ा हुआ। बालदेव के हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगा। जरा जोर से पढ़ो, गला साफ कर लो। थरथर क्यों कांपते हो? सेवा में। बालदेव सिंह जी। महाशय, आपको विदित हो कि कस्तूरबा स्मारक निधि की एक अस्थायी कमेटी गठन करने के लिए कांग्रेस जनों की एक बैठक तारीख 18 दिसंबर 1945 को पूर्णिया धर्मशाला में होगी। इस बैठक में बिहार के भूतपूर्व प्रीमियर भी उपस्थित रहेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। आपका विश्वनाथ चौधरी। अर्थ भी समझा दो मेवालाल। अरे नहीं, अर्थ क्या समझाएगा? टैप में छापी किए हुए खत का अब अर्थ समझाएगा? चौधरी जी भी बालदेव जी से राय लिए बिना कुछ नहीं करते हैं। यह अपने गांव का भाग है कि बालदेव जी जैसा हीरा आदमी यहाँ आकर रहते हैं। अपना गांव भी अब सुधर जाएगा जरूर। सुनो सिंह जी, क्या कहते हैं? बालदेव, तुम यहां से चले जाओगे तो यह मेरीगंज गांव का दुर्भाग्य होगा। शर्म की बात होगी। गांव में तो लड़ाई झगड़े लगे ही रहते हैं। 2 हंडी एक जगह रहे तो ठनमन होना जरूरी है। तुम लोगों का काम है गांव में मेल मिलाप बढ़ाना, गांव की उन्नति करना। इसमें जो बाधा डालता है वह अधर्मी है। तुम लोग देश के सेवक हो। खल और कुटिल लोगों को सुमार्ग पर चलाना तुम ही लोगों का काम है। गोसाई जी ने रामायण में पहले खल और कुटिल की ही वंदना की है। तुम गांव से मत जाओ। तहसीलदार और हम तो छोटे बड़े भाई हैं। बचपन से साथ खेले कूदे और लड़े झगड़े और फिर मिल गए। आओ जी तहसीलदार भाई, लोग तो हम लोगों के खानदान को बदनाम करते ही हैं कि कायस्थ और राजपूत ने मिलकर महारानी चंपावती के स्टेट को ही पार कर दिया। अब हम लोग एक बार फिर मिल जाएं। सिंह जी ने अपना लंबा चौड़ा वक्तव्य समाप्त करते हुए पंचायत में बैठे लोगों की ओर देखा। पंचायत में जोर का ठहाका पड़ा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एकदम बम भोलेनाथ हैं सिंह जी। मन में कोई 7-5 नहीं रखते, सादा दिल के आदमी हैं। सिंह जी ने तहसीलदार को हाथ पकड़कर उठा लिया। दोनों गले मिलने लगे। बोलिए एक बार प्रेम से, गन्नी महात्मा की जय जय जय। अब भंडारा जमेगा। 2 दिन से तो ऐसा मालूम होता था कि लोगों के पत्तल में परोसी हुई पूड़ी जलेबी अब गई तब गई। उस दिन कीर्तन और नाच करेंगे। अगमू चौकीदार क्या कहता था? महात्मा जी का झंडा पतंखा नहीं उड़ाना होगा, वह मार खाएगा। अब उसको कहो अपने नाना दरोगा साहब से पूछे कि राज किसका है। अनशन करने से लाट, हाकिम, कलेक्टर सब डर जाता है। सारी पंचायत में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर मेल मिलाप की खुशी का उल्टा असर हुआ है। खिलावन सिंह यादव को सिंह ने जिस चालाकी से एक किनारे किया है, इसे कोई नहीं समझ पाए, लेकिन खिलावन ने सब समझ लिया। खिलावन की चर्चा भी नहीं की सिंह ने। और इस तहसीलदार को देखो, तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। लड़ाई झगड़ा यादव टोली से था और गले मिले तहसीलदार जी से। खिलावन को 60 वर्षा मन 60 वर्ष तक समझदारी का नौ आना। खिलावन को 60 वर्षा नहीं समझना। सब चालाकी समझते हैं। दुनिया की ज्ञान गुदड़ी बखारता है।
बालदेव मगर इतना भी समझ में नहीं आया कि सिंह तहसीलदार से क्यों मिल रहा है। मेल मिलाप तो यादव टोली की मुखिया से होना चाहिए। सुराजी होने से क्या हुआ, जात स्वभाव नहीं छूटते। इतना मान आदर से अपने यहाँ रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और समय पड़ने पर सब धन 22 पसेरी। जोतकी जी खिलावन के चेहरे की ओर देखकर ही सब कुछ समझ लेते हैं। मोटी चमड़ी पर असर हुआ है। खिलावन बाबू, सकलदीप बबुआ की जनपत्री काशी जी से बनकर आ गई क्या? जरा एक बार हम भी देखते। आज तक हम जो गणना किए हैं उसको काशी के पंडितों ने भी कभी नहीं काटा। कल सुबह में आइएगा जोतकी काका, आप तो बहुत दिन से आए भी नहीं हैं। सकलदीप तो हाई स्कूल में संस्कृत भी पढ़ता है, जरा आकर देखिएगा तो संस्कृत में उसका जहन कैसा है। ठीक दोपहर से पंचायत की बैठक शुरू हुई, शाम को खत्म हुई। बहुत दिन बाद गांव भर के लोग पंचायत में बैठे थे। बहुत दिन बाद फिर मेल मिलाप हुआ। कल ही भंडारा है। सुबह से ही अस्पताल के सामने की जमीन को साफ करके जाफरा से घेरना होगा, सामियाना टांगना होगा, सजाना होगा। हलवाई लोग सुबह से ही आ जाएंगे। आज कल दिन छोटा होता है, बीजे होते होते शाम हो जाएगी। डॉक्टर साहब को लाने के लिए 4 बैलगाड़ियां जाएंगी स्टेशन। वाइस चेयरमैन ने बलदेव से कहा है, कल भोर को ही अस्पताल में सब कोई जमा होंगे, काम का बंटवारा होगा। इतने बड़े भोज को संभालना खेल नहीं। सभी बारी बारी से महंत साहब को साहब बंदगी करके विदा हुए। बालदेव जी को महंत साहब ने रोक लिया है। बालदेव बाबू, तुम जरा ठहर जाना, कल फिर समय नहीं मिलेगा। अभी एक बार हिसाब किताब कर लेना अच्छा होगा। थोड़ी देर बैठ के बीजक बाचो, हम डोलडाल से हो आए। कहाँ हो रामदल? गंगा सागर में जल भर दो। बालदेव धोनी के पास बैठकर बीजक के पन्ने उलटता है। बीजक बतावे वित्त को, जो वित्त गुप्ते होए, शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला कोय। लक्ष्मी लालटेन जलाकर सामने रख गई। अक्षर स्पष्ट हो गए। संतों सारे जग बौराने। लक्ष्मी के शरीर से एक खास तरह की सुगंध निकलती है। पंचायत में लक्ष्मी बालदेव के पास ही बैठी थी। बालदेव को रामनगर मेला के दुर्गा मंदिर की तरह गंध लगती है, मनोहर सुगंध, पवित्र गंध। औरत की देह से तो हल्दी, लहसुन, प्याज और घाम की गंध निकलती है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 5 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास मैला आंचल के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।